मंत्रिपरिषद होगी, महाधिवक्ता होगा, अटॉर्नी जनरल होगा। ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या पोलिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ भी उसी तत्वों को उठाएंगे, लेकिन यूपी के संदर्भ में, है ना। बाकी तो विधायिका जो आपकी है सेम वही होगा, जो आपकी संसदीय प्रणाली, जो संसदीय व्यवस्था है उससे आपकी वही होगी जो वहाँ थी। तो बहुत कुछ सारी चीजें क्या होगा कि मिक्सअप होगा, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बस केवल क्या है कि 25-30% आपको थोड़ा यूपी पे फोकस करना होगा, उसको हम लोग यूपी के संदर्भ में देख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका उच्च न्यायालय, सुशासन, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, क्रमवार देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए उस पर देखते हैं। तो पीछे हम समझ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन किया है ना? नो, रिवीजन हुआ नहीं आई थी। नहीं, रिवीजन मतलब तो पिछले वीक क्लास में हुई थी। तो इस वीक तो आज मेरी क्लास हो रही है, इस वीक तो क्लास हुई नहीं। इन्वायरमेंट चल रहा है, इन्वायरमेंट का क्लास। हाँ, इन्वायरमेंट क्लास हुई थी। अब यहाँ हम सबसे पहले प्रथम बिंदु पे ये देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का गठन, है ना, कि किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, एक टॉपिक को देखते हैं। जो चीज़ें आवश्यकता होगी उन चीज़ों को हम लोग लिखेंगे भी, लिखाएंगे भी, और जो चीज़ें केवल समझने से आ जाएगी तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। जहाँ ये होगा कि हमें दिक्कत आप लोगों को होगी, आप लोग बताइएगा, उसको हम नोट करा देंगे, ठीक है। अब हमें राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद की गठन एवं संरचना की बात कर रहे हैं, तो पहले आप समझ लें, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो मंत्रिपरिषद, तो जैसे आपका संसद जो है आर्टिकल 79 में दिया गया है, तो संसद में क्या क्या चीज तत्व होता है, उसी प्रकार संसदीय प्रणाली का ही प्रतिरूप क्या है, विधायिका है। ये क्या है, संसद क्या है, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में है, और विधायिका क्या है, विधानसभा है, वो एक स्टेट में होता है, राज्य में प्रणाली में आपके होता है। तो जब राज्य की विधायिका जब होगा, जिस प्रकार संसद में होगा, जब राज्य की विधानसभा की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो उसका सदन होगा तो उसमें किन किन तत्वों को शामिल करेंगे सर? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये आपका 3 तत्व क्या हो जाएगा कि आपका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ पे विधान परिषद को हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है, विधान परिषद है। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है तो हमें क्या करना है, उसको भी शामिल करना है। अब हमें ये देखना होगा कि जब विधायिका बन रही है राज्य, तो राज्य में ही 3 तत्व होते हैं। वो 3 तत्व आपके क्या है, तो बताएगा, जो राज्य के जो 3 पैरामीटर हैं जिसके आधार पे हम उसको बनाते हैं, एक 3 स्तंभ कहते हो जी, कौन कौन से हैं? तो राज्य की संरचना विधायिका के अंदर ऐसे आता है। यहाँ हम विधानसभा विधायिका की विधायिका, तो आपकी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यही 3 होते हैं जी। तो कार्यपालक शक्तियाँ, जिस प्रकार से आप देखा है कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक का, और कार्यपालक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। उसी प्रकार राज्य में कार्यपालक शक्तियाँ किसके हाथ में निहित होगी, राज्यपाल के हाथ में निहित होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि उसी का प्रतिरूप, बस वहाँ क्या है, बृहद स्तर है, यहाँ क्या है, एक स्टेट के परिप्रेक्ष्य में। राज्यपाल हर जगह, गवर्नर हर जगह है, मुख्यमंत्री हर स्टेट में है, मंत्री सेंट्रल में भी हो रहे हैं और मंत्री राज्य में हो रहे हैं। अब ये है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, भाई मंत्री बनेंगे तो भी कई प्रकार के होते हैं मंत्री, तो वो कितने प्रकार के, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, तो कौन कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो राज्य मंत्री में भी 2 प्रकार के होते हैं,
होते हैं ना? जी जी सर। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार और एक होता है आपका राष्ट्रपति जो कैबिनेट के सहायक होते हैं। बात समझ आई? बढ़ाया क्या होगा कि स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है कि राज्य मंत्री से कुछ उनके अधिकार अधिक होते हैं। जैसे हमारी विधायिका की या विधानसभा की बैठक होती है या सदन की जब बैठक होती है तो उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री ही बैठते हैं, भाग लेते हैं, राज्य मंत्री तो बैठते नहीं है। तो उसी प्रकार की जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट में क्या होता है, कैबिनेट मंत्री की संख्या कम होती है और राज्य मंत्री की संख्या ज्यादा अधिक होती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बात समझ में आ गई ना? अब हमें देखना है कार्यपालिका में क्या क्या तुम शामिल करें, विधायिका में क्या करें, न्यायपालिका को जानेंगे क्या नॉन पार्टी है ना? तो बताइए क्या क्या करें, कार्यपालिका में क्या क्या रखें? अरे सीधे बोलिए, अभी जिन तत्वों को मैं बता रहा हूँ उन्हीं तत्वों को बताना है आपको। आपका राज्यपाल हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, मंत्रिपरिषद हो जाएगी, महाधिवक्ता आ जाएंगे, यही सब तो आएंगे। इन्हीं चीजों की मैं बात भी कर रहा हूँ और यही पूछ भी रहा हूँ आपसे। बात समझ में आई? यही चीज अगर सेंटर की परिप्रेक्ष्य में देखोगे, आप केंद्र की परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो वहां राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, मंत्रिपरिषद हो जाएगा और अटॉर्नी जनरल। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इससे वही प्रोसेस, उसी का प्रतिरूप, बस नाम में थोड़ा अंतर है। प्रतिरूप वही है, क्योंकि संसदीय प्रणाली को आपने क्या किया है, एडॉप्ट किया है। हमारे देश की किस प्रणाली को हम लोग अपनाए, राष्ट्रीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली की संसदीय प्रणाली को अपनाए, संसदीय प्रणाली को अपनाए। तो जब हम संसदीय प्रणाली को अपनाए हैं तो हमारे क्या स्टेट में दूसरी प्रणाली आएगी, वही प्रणाली आएगी। तो उसी प्रणाली को तो हम अपनाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं। अब आपकी कार्यपालिका हो, अब विधायिका में क्या रखेंगे, विधायिका में क्या रखेंगे? ये तो कार्यपालिका की बात है, इसीलिए मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, उसी चीजों को हम लिखाएंगे। विधानसभा, विधान परिषद और ये आपकी क्या हो जाएगी, विधानसभा की विधायिका की बात कर लिए। विधायिका में आप क्या आएंगे, न्यायपालिका में क्या आएगा, उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय, जो जिला कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, होता है ना। और जैसे क्या है, इलाहाबाद में आपको उच्च न्यायालय है, उसकी खंडपीठ लखनऊ में है ना। बाकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारी चीजें जो आपकी है, एक क्या है, क्रमिक रूप में जो है विकसित हुई है, ऐसा नहीं कि एकाएक आ गई है। और जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई, संसदीय प्रणाली उस समय आपको चर्चा में दिया गया होगा, संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई, उसके बाद पीछे कारण क्या थे, हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया, है ना। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ करके आ चुके हैं। तो यहाँ हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इतनी चीजें मैंने आपको बताई, क्योंकि तब तो ये पूरी पोलिटी को पढ़ाना शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि तब छूट जाएगा आपका ये। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है ना, तो लिखाएं, कहीं किसी को भी दिक्कत हो पूछ लीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या। ये जो मूल तत्व थे, मूल तत्वों पे हमने चर्चा आपकी कर दी। आपके सिलेबस में जब प्रश्न भी पूछेगा तो पूछेगा उत्तर प्रदेश राज्य संरचना में मंत्रिपरिषदीय गठन और उसकी संरचना का उल्लेख करें। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। या क्यों क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो है कार्यपालक शक्तियों का उल्लेख करें, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन पूछ सकता है। या विधानसभा की शक्तियों का उल्लेख पूछ सकता है, या विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां या उसके कार्यप्रणाली भी क्वेश्चन बन सकता है। महाधिवक्ता पे जो है केवल एक आपका क्वेश्चन बन सकता है ना। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन किसी भी बिंदु पे बनाए जा सकते हैं। या राज्यपाल की शक्तियों पे क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल की कितनी शक्तियां हैं, राज्यपाल के क्या कार्य है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब विधानसभा या संसद में आपने देखा कि जब सत्र नहीं चलते या सदन सत्र में नहीं होता
तो उसको अध्यादेश जारी करने का क्या होता है? अधिकार होता अधिकार है, होता है। राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल को भी। वहां किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? संसद में। और राष्ट्रपति 1, 2, 3 आर्टिकल 130 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और राज्य में बस उसी को क्या बोलते दो, जो 1, 2, 3 बोला है उसी को 2, 1, 3 कर दो, उसी को 2, 1, 3 कर दो, 213। समझ आ रही है? बस वही हो गया कि यहाँ भी राज्यपाल को भी हो सकती है कि अगर सदन नहीं चला या सदन में नहीं विधायिका या विधानसभा और राज्यपाल को ऐसा समाधान हो जाए तो क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। ये तो क्या है वो, ये तो क्या आप लोग आए, आपके आर्टिकल भी उल्लेख कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? राज्यपाल की, अब आपने देखा कि कोई भी जब विधेयक पारित किया जाता है वो अधिनियम कब बनता है? जब राज्यपाल संस्तुति करता है। और वहां आपने देखा कि जब राष्ट्रपति क्या करता है? साइन करता है, उसके बाद ही तो अधिनियम का रूप बनता है। नहीं, उसके पहले क्या होता है? वो विधेयक होता है। विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है, संकल्प और मूल प्रस्ताव में अंतर होता है। बात समझ आ रही है? तो इन सारे शब्दों को बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कुछ अर्थ जो है हर शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ हैं, और आप उसको गलत समझ लेंगे तो उसका आंसर भी गलत होगा, चाहे प्री परीक्षा में और चाहे मुख्य परीक्षा में। तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है, इन शब्दों को पकड़िएगा, वही आपका की पॉइंट होगा, वही आपका की पॉइंट होगा, उसको पकड़िएगा। तो चलिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में, मतलब हम इसलिए इन सारी चीजों को बताते हैं, क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में बोलेगा, इसीलिए मैं 3-4 फॉर्मेट में बोल भी देता हूँ कि किसी भी फॉर्मेट में पूछे तो आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है, सारे के आंसर क्या होंगे? यही से आएंगे। इससे संबंधित जो अगर प्रश्न होगा तो सारे चाहे जहां से ढूंढ के आए, आंसर आपको यही देगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी देखोगे, नहीं तो क्वेश्चन अगर हल्का सा घुमाया तो फिर पता चला कि हमारी समझ में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो वो आंसर क्या लिखेगा? जब हम प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे तो आंसर नहीं लिखेंगे, और प्रश्न को समझ पाएंगे तभी आंसर लिखेंगे। ये चीज भी हमें क्या करना है? ध्यान देना। और ये चीज इसी वक्त हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आप हर प्रश्नों पे आपकी दृष्टि क्या हो? बनी है। ध्यान दीजिए, राजनीतिक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के गठन एवं संरचना, मंत्रिपरिषद का गठन एवं संरचना, यही आपका जो है ये टॉपिक का बिंदु है। अब इसमें वो चाहे विवेचन इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कशन, डिस्कस। क्वेश्चन में अगर इंग्लिश कन्वर्जन में देखिएगा तो डिस्कशन लिखा होता है, डिस्कस लिखा होता है। तो आपका विवरण भी वही है और विवेचन भी वही है ना? तो उससे भी आप घबराइएगा नहीं। विवेचन पूछ रहा है तो हम क्या करें, विवरण पूछ रहा है तो क्या करें, वर्णन पूछ लिया है तो क्या कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जैसे आप ये देखे होंगे कि राज्यपाल क्या कर रहा है, सबसे पहले किसकी नियुक्ति करेगा, और मुख्यमंत्री किस व्यक्ति को बनाएगा, किस व्यक्ति को। जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो उसमें मुख्यमंत्री को किसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है? बहुमत प्राप्त दल के नेता, जो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसी को क्या करेगा राज्यपाल? मुख्यमंत्री बनाएगा। मान लीजिए किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा? किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, उस परिस्थिति में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपको बहुमत है, मान लीजिए 403 विधानसभा सीट है आपके उत्तर प्रदेश में, एक मनोनीत होते तो मनोनीत आपकी समस्या हो गया, संशोधन करके खत्म कर दिया गया। मनोनयन चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। अब मनोनयन सदस्यों का नहीं होगा, है ना? तो अब क्या किया जाएगा? जब अल्पमत में होगा, बहुमत किसी को नहीं होगा, तो राज्यपाल क्या करेगा? अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा, और वो ये कहेगा कि ठीक है, जो गठबंधन हो या जो दल आ रहे हैं सभी लोग मिलकर के अपना नेता चुने, और
उसको अगर चुन रहे हैं तो उसको मुख्यमंत्री की शपथ क्या करेंगे, दिलाएंगे। अगर राज्यपाल को ये संदेह होगा कि नहीं इसको बहुमत नहीं है तो आप नहीं भी बना सकता मुख्यमंत्री, क्योंकि अपनी विवेक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, बना सकता है। उससे क्या कहेगा कि आप अपना बहुमत क्या करिए, सदन में साबित करिए, प्रस्तुत करिए कि हाँ आपकी सरकार बनाने की क्या है, सदस्य संख्या पूरी है, कोरम पूरा है। तो अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्य विधानसभा में। तो प्रोसेस आपका सेम होगा, सेम सिचुएशन होगी, वही कंडीशन होगा, चाहे केंद्र में होगा चाहे राज्य में होगा। बात समझ में आ गई। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, लिखाएंगे। अब इसमें क्या करेगा राज्यपाल, सर्वप्रथम मुख्यमंत्री को क्या करेगा, किसी को दिलाएगा, फिर क्या करेगा, मंत्रिमंडल के सदस्यों को क्या करेगा, तो कौन करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही तो अन्य मंत्रियों की क्या होगी, नियुक्ति होगी। और मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होगा, सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री होगा, वहां प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध कोई मंत्री नहीं रह सकता, ये संभव है, रह सकता नहीं, उसको क्या करना होगा, इस्तीफा देना। अब एक सिचुएशन और आती है, मान लीजिए कि कोई विधायिका का सदस्य ना हो, उच्च सदन का सदस्य हो, निम्न सदन का सदस्य हो, मान लीजिए दोनों स्थितियों में किसी का सदस्य हो, तो क्या उसे मंत्री बनाया जाएगा, क्या उसे मंत्री बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता लेनी पड़ती है। उसे मंत्री आप बना सकते, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, चाहे विधानसभा की चाहे विधान। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सारी चीजों को हमें देखते हुए, ध्यान में रखते हुए करना है। अब बताइए कि इन्हीं सारे तत्वों को क्या कर देना है, आंसर में लिख देना है। जिन तत्वों को मैं जिन सारी चीजों की चर्चा कर रहा हूँ, इन्हीं सारी चीजों को आपको आंसर में लिखना है। अब बताइए कि इस आधार पे आंसर लिखने में आसानी है या कठिन है, बताइए। इसलिए बोल जा रहा है कॉन्सेप्ट, चीजें अपना नहीं, जब तक अपना नहीं तब तक चीजें क्या हो जाएंगी, होती रहेंगी, तब तक चीजें होती रहेंगी। लेकिन नहीं, जब आप कई बार उन चीजों को करोगे, रिवीजन करोगे, वो चीजें भी आपकी क्या हो जाएंगी। तो इसको कई बार हमें क्या करना है, रिवीजन करना है और समझते चलना है। तो आइए नोट कर लें, आपकी ये सारी चीजें समझ गए। लिखिए, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर, परामर्श मतलब सलाह, परामर्श कहिए या सलाह कहिए, बात एक ही है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब बताइए आपको रटने की क्या जरूरत है, बस सीधे इतना केवल आप समझिए, पूरा सेंटेंस भी मत याद रखिए, सेंटेंस को भूलिए, सेंटेंस से कोई मतलब नहीं, बस इतना जानिए, राज्यपाल क्या करेगा, नियुक्त करेगा, किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह। अब बताइए कि अब इस दो आपको कितना याद करना चाहिए, बहुत कम शब्दों को याद करना है, पूरी सेंटेंस को याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद हो कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। बस इतना याद रखिए कि राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह। बस अब वो चाहे जहां से घुमा फिरा के, चाहे जैसे पूछे, चाहे जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, बात तो ये कहीं ना कहीं देंगे ही, बस आपको उतने पकड़ना है, बाकी कुछ भी नहीं करना।
देखिए नीचे से, मंत्रि परिषद में सामान्यता, मैं थोड़ा इनोवेट करके लिखा रहा हूं जिससे आपको जो है रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। मंत्रि परिषद में सामान्यता राज्य विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य होते हैं। अब यही एक लाइन और लिखिए, किंतु कमा लगा के, किंतु विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है हो गया जी सर। जो राज्य विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य ना हो। देखिए बात क्लियर हो रही है ना, रुकिएगा ही लिखते रुकिएगा। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य ना हो। मंत्रिपरिषद के ऐसे सदस्यों को, मंत्रिपरिषद के ऐसे सदस्यों को 6 माह के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। अन्यथा उसे मंत्रिपरिषद की सदस्यता का त्याग करना होगा। अभी इसी नीचे चीजों पे हम लोगों ने क्या किया है, चर्चा किया है कि उसे क्या होना चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं भी है तो क्या होगा, मंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि 6 महीने के अंदर उसे किसी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो क्या होगा, वो मंत्रिपरिषद से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। बात यहाँ पे समझ में आई? आगे बढ़े। अब आपका एक इसी पे अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 91 संशोधन हुआ था। उसमें क्या बात की गई थी कि 15% मंत्रिमंडल की क्या की गई है, सीमा को निर्धारित की गई है ना। उसमें चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। तो लिख लीजिए नीचे से, 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के अनुसार 91 मंत्रिमंडल की चर्चा कर रहे हो, उसमें इसका उल्लेख है। फिर से बोल दीजिए। 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 में अमेंडमेंट हुआ था ना, 2003 के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की
कुल सदस्य संख्या के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक अब एक बात यहाँ ध्यान देनी होगी कि जिन माने छोटे राज्य हैं, जिन राज्यों की संख्या बहुत कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, सिक्किम है, तो वहां कितने जो है माने वहां 15% के मानक को फॉलो नहीं किया जाए, तो उन राज्यों में कितनी सदस्य संख्या हो सकती है? तो वहां क्या होगा कि न्यूनतम 12 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम क्या है? 12 सदस्यों को लिख लीजिए। 15% से अधिक और मुख्यमंत्री समेत न्यूनतम संख्या, मतलब मुख्यमंत्री जी को लेकर के, है ना, मुख्यमंत्री समेत उनको लेकर, समेत तो ये होता है। मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं। ये प्रश्न भी आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और जो है सिविल में भी पूछा जाता है कि न्यूनतम मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। एक तो ये पूछ सकता है, और दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा उसी में स्टेटमेंट में कि 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के अनुसार, ये भी बन सकता है स्टेटमेंट में। ये बन सकता है कि 91वां संविधान संशोधन में मंत्री 15% का प्रावधान किया गया, तो क्या 12 मंत्रियों की नियुक्ति किन राज्यों से संबंधित है, उसमें नीचे स्टेटमेंट में आपके 3-4 स्टेटों का नाम दे दें। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, सबके आंसर आपके यहीं से मिलेंगे, बस ये है कि उस समय हमें याद आना चाहिए। आगे राज्यपाल मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब राज्य जो मंत्री जो अपना पद ग्रहण कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उनका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है कार्यकाल। तो लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। हाँ, क्योंकि उसके समूह को क्या कर रहा है, पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहा है। तो उसी के तो प्रसाद पर्यंत रहेगा, है ना। उल्टी में भी डिस्कशन आप लोगों के साथ किया गया रहा होगा, जहाँ राज्यपाल पढ़ाया गया होगा, विधानसभा पढ़ाया गया होगा, वहाँ इन तत्वों की चर्चा की गई। देखिए नीचे लिखेगा, प्रत्येक मंत्री को ब्रैकेट में मंत्रिपरिषद कर लीजिएगा, मतलब कि मंत्रिपरिषद जो मंत्री बने, क्योंकि मंत्रियों से ही मिलकर के क्या होगा, मंत्रिपरिषद बनेगा, तो इसलिए ब्रैकेट में मंत्रिपरिषद कर लीजिएगा। मंत्री को विधानसभा एवं विधान परिषद की कार्यवाही में, जिसे आप सदन बोलते हो कि सदन चल रहा है, है ना, विधानसभा सत्र चल रहा है, लोकसभा सत्र चल रहा है, कार्यकाली में कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है। किंतु वोट देने का अधिकार उसी सदन में होगा।
अब यहाँ बात समझ में आ रही है कि वोट देने का अधिकार उसी सदन में होगा, तो इससे क्या मतलब हुआ? हाँ बोलिए, तेज बोलिए। मंत्री तो थोड़ी, ये नहीं कि सदन से थोड़ी मंत्री, भाई वो केवल सदस्य हो, सदन के थोड़ी मंत्री है। हाँ ये कहिए कि जिस सदन के वो सदस्य होंगे, विधानसभा के कि विधान परिषद, अगर वो विधान परिषद के सदस्य हैं तो विधानसभा में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? अब आगे पूछ लिखिए। कहाँ तक लगा कि वोट देने का अधिकार उसी सदन में होगा? जी सर। यहाँ तक लिख लिया है ना? जी जिसका वह सदस्य है, जिसका वह सदस्य है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, जो हम लोग चर्चा किए थे। लिख लीजिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब राज्य मंत्री में लिख लीजिएगा, राज्य मंत्री ऐसे नीचे लाइन खींच के लिख लीजिए चाहे तो। तीनों फिर से बोल दीजिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। जी सर। हो गया? जी सर। अब राज्य मंत्री में 2 प्रकार के, जी अब उसमें लिखिए, राज्य मंत्री में 2 लाइन बना लीजिए। जी, बना देंगे। बना लिया? स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना? जो राज्य मंत्री ही होंगे स्वतंत्र प्रभार होगा। देखिए, स्वतंत्र प्रभार, हाँ प्रभार। और एक राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री के नीचे लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं, मतलब उनके अधीन होकर कार्य करेंगे। कैबिनेट नहीं, कैबिनेट तो उसी स्वतंत्र प्रभार को राज्य मंत्री से थोड़ा अधिक अधिकार होता है। ये मंत्री परिषद के क्या होता है, जो मंत्री होता है, जो कैबिनेट मंत्री, ये उसके प्रधान होते हैं, है ना? तो ये क्या, जो कैबिनेट की जो बैठक होगी, ये होता है कैबिनेट की बैठक, तो ये होगा कि वो उसमें साधिकार, मतलब इनको अधिकार प्राप्त है कि ये उस बैठक में क्या होंगे, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जो बैठक सदन में होती है या कोई नीति निर्माण का कार्य किया जाता है, तो वो क्या होगा, कैबिनेट मंत्रियों के साथ क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी बैठ करके क्या करते हैं, नीतियों का निर्माण का जो सारी कार्य होता है, कैबिनेट मंत्रियों को बैठा के किया जाता है या बैठ करके की जाती है। लेकिन स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जो, वो भी मंत्री के मंत्रिपरिषद का होते प्रधान होते हैं, वो भाग लेने के अधिकारी तो होते हैं, लेकिन बुलाए, है ना? ऐसा नहीं कि जो भाई कि वो ऐसे चले, कैबिनेट मंत्री तो बैठेगा। जब कभी महत्वपूर्ण नीति निर्माण या नीति अनुमोदन की बात की चर्चा की जाती है, तो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ ही बैठक करके किया जाता है। लेकिन स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं कि उन्हें भी उसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन राज्य, इसीलिए उसको क्या किया गया, राज्य मंत्री, उनको दर्जा वही है, लेकिन उनको स्वतंत्र, मतलब उनसे कुछ अधिक उनको अधिकार दिया गया। बात समझ में आ रही है? अब बात समझ में आ गई? ये चीज पोल्ट्री में भी क्लियर किया रहा होगा, जो पढ़ा गया होगा आपको। सर राज्य मंत्री में 2 हैं, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री और दूसरा क्या है? दूसरा कैबिनेट मंत्री के अधीन का, मतलब उनके अंडर में रखे कार्य करते हैं, जो दूसरे वाले हैं। हाँ, जी लिखा है तो है नीचे, जी लिखा है नहीं लिखे हैं। बस। अब मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी हुई सामूहिक रूप से? हाँ, सामूहिक रूप से किस सदन के प्रति उत्तरदायी होगी? वही लोकसभा में भी होगी, वही विधानसभा। तो वहाँ लोकसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। यहाँ लोकसभा के, यहाँ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। नीचे लिखिए, मंत्रिपरिषद
सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भले मंत्री जो है विधान परिषद के होते, लेकिन उत्तरदायी किसके प्रति होगी? विधानसभा विधानसभा की। हो गया सर। हो गया? लिखिए, इस नीचे लिखिए, यदि विधानसभा में या विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। जी। अब बात यहां समझ में आई कि अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि सदन में उसको बहुमत नहीं प्राप्त नहीं है, तभी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो रहा है। क्योंकि उसमें क्या होगा, विपक्षी और जो है जिस सरकार के सत्ता दल के सदस्यों में क्या होगी, वोटिंग होगी। तो उसमें क्या होगा, अगर सरकार के पक्ष में ज्यादा वोट नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, खारिज कर दे। चाहे सदन चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा। प्रक्रिया सेम, प्रक्रिया क्या होगा, वो देश के लेवल में होगा और ये राज्य के लेवल में होगा। चीजें सेम, सारी चीजें आपको उसी आधार पर करना है। अब हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, मतलब निष्कर्ष देते हैं। देखिए निष्कर्ष में निष्कर्षता हम कह सकते हैं, निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका, मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नीति निर्धारण में होती है। नीति निर्धारण में होती है। अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अभी आपका जो है ये आंसर भी कंप्लीट हो गया और आपको ये पता चल गया किस प्रकार से हमारे जो है सदन की कार्रवाई की जाती है, किस प्रकार से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, किस प्रकार राज्यपाल को अधिकार दिया गया कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करें, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्त करें, और मंत्रिपरिषद क्या क्या कार्य है, किस सदन से या कैसे मंत्रियों का गठन हो रहा है, इन सारी चीजों को आपने देखा। और ये भी देखा अगर उसके किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो भी क्या हुआ है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ क्या है कि 6 महीने के अंदर किसी सदन की सदस्यता उनको लेनी है। अब मंत्रिपरिषद कब तक टिकी रह सकती है, जब तक उसे विश्वास मत सदन में प्राप्त है। अगर जिस दिन अब में आएगी सरकार उस दिन क्या होगा, विपक्ष क्या कहेगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और चर्चा यदि हो गई, जल्दी चर्चा तो नहीं होती लेकिन चर्चा अगर हुई तो फिर क्या होगा, अगर त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। नहीं, अगर उनकी संख्या कम है तो त्याग पत्र देना पड़ेगा, अगर है तो त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो अब हम लोग देखें केंद्र और राज्य के संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध। तो केंद्र
की शक्तियां क्या हैं और राज्य की शक्तियां क्या हैं, उन दोनों में संबंधों का निर्धारण किन किन आधारों पर किया गया। भाई उसके कोई आधार होंगे, ऐसा तो नहीं कि ऐसे संबंध स्थापित कर दिए गए, तो उसके आधार क्या है। और फिर क्या आप लोग पीछे से आए हैं, केंद्र राज्य संबंध पढ़ के आए हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ा है। केंद्र राज्य संबंध आप लोगों को पूरा बहुत ठीक से पढ़ाया गया होगा, पोलिटी में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया होगा। नहीं वो तो संसूची राजसूची और संवर्ती की आप बात कर रहे हैं, यहाँ उससे हमें नहीं बात हम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य की शक्ति के संबंध में उन शक्तियों का विभाजन जो किया गया, किन किन आधारों पे किया गया, उनको संबंधों को किन किन पैरामीटरों पे रखा गया, ऐसे तो नहीं तो कैसे भाई इतने राज्य हैं स्वतंत्र हो जाए, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि इतिहास में जो छोटे छोटे जो राज्य होते, जब केंद्रीकरण होता था तो राज्य क्या होते थे, उसके अधीन होते थे। और जब डिसेंट्रलाइजेशन होता था, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती थी, तो क्या होता था, राज्य स्वतंत्र हो जाते थे, क्योंकि केंद्र की शक्ति कमजोर हो रही थी, उनके पास ताकत नहीं था कि उन राज्यों को अपनी परिधि में ला सके, तो राज्य क्या हो रहे थे, स्वतंत्र हो जा रहे थे। जैसे क्षेत्रतावाद का कांसेप्ट आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्री में, पूर्व अधिकार जो राजपूतों का कार्य है, पढ़ा ना, जो वहां पे क्षेत्रता की भावना प्रबल हो रही है। वे केंद्रीकृत प्रक्रिया आपका देखो, गुप्ता के बाद क्या हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। और मौर्यों के समय में क्या होता, सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी थी, केंद्रीकरण की प्रक्रिया बढ़ी थी ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या हो रहा है, एक बार तो केंद्रीकरण बढ़ रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, डाउनफॉल आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शक्तियां क्या हुई, कमजोर, राजा में वो ताकत नहीं रह गई, वो शक्तियां नहीं रह गई कि उन राज्यों को क्या कर सके, संगठित कर सके, अपनी शक्ति के द्वारा, भय के द्वारा डरा करके, कि अगर कोई राज्य ऐसा कुछ दुस्साहस करता है तो क्या होगा, केंद्र क्या करेगा, आक्रमण करके पुनः क्या कर लेगा, अपने राज्य में मिला। ये समुद्रगुप्त की आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5 चरणों में अपना विजय अभियान किया था ना, कि नहीं किया। तो उस 5 चरणों का जो विजय अभियान था, उसका भी कोई कारण रहा होगा, नहीं एक ही चरण में विजय अभियान कर लेते। तो किसी भी प्रकार के जो संबंधों का निर्धारण होता है, उसके अपने एक मानक होते, आधार होते। तो यहाँ हमें हमारे बिंदुओं में क्या है, यहाँ केंद्र और राज्य के संवैधानिक प्रावधानों के तहत अब किन किन आधारों पे, अब हमें ये देखना होगा कि विधायिका के आधार, प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर, है ना। अब इसके लिए किस भाग में केंद्र और राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, एक बिंदु भी आता है, तो किस भाग में उल्लेख है? किस भाग में उल्लेख किया गया है? केंद्र और राज्य संबंधों पे यहाँ अनुसूची की चर्चा नहीं कर रहे, केंद्र राज्य संबंध की बात की जा रही है, यहाँ अनुसूची की बात नहीं की जा रही। ये जो आपकी 12 सूचियां हैं, यहाँ हमें इससे मतलब नहीं, इससे अनुसूची राज्य से मतलब नहीं। शक्तियों का विभाजन जो हो रहा है केंद्र और राज्य के बीच, किन किन आधारों पर हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। दो तीन चीजें हमने आपको बता दी थी इसी बीच में चर्चा में, उसके बावजूद भी आप लोग साइलेंट हैं। सोचिए एक मिनट, फिर हम बताते हैं। फिर से हमारा बिंदु है, केंद्र राज्य संबंधों की संवैधानिक स्थितियां, यही आपका बिंदु। मैं संवैधानिक स्थिति बोल भी रहा हूं कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार की बात कर रहा हूं। और संवैधानिक का मतलब कि जो आपने पोलिटी में देखा वही हमारा संवैधानिक क्या होगा, क्योंकि राज्य व्यवस्था का टॉपिक है। तो राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, तो हमें क्या होना है, उसके प्रावधानों के संदर्भ में देखना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी आधार पे हम देखेंगे, हमें उन्हीं के आधार पे देखना होगा। तो क्या होगा,
शक्तियां विधायी संबंध में देखेंगे, प्रशासनिक संबंध में देखेंगे, इन्हीं तो आधारों पे देखेंगे ना, कि किसी और आधार पे देखेंगे, नहीं देख सकते। तो हमारा जो बिंदु है आपका देख रहे हैं कि विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध है। वित्त तो राज्य को हमेशा आपने देखा होगा कि केंद्र में अगर सरकार दूसरे दल की है, राज्य में दूसरे दल की सरकार है, तो सरकार को जो सहायता दी जाती है ना, अनुदान दिए जाते हैं, जो ऋण दिए जाते हैं, तो जो दूसरे राज्य की सरकार अगर केंद्र की राज्य के दल की सरकार नहीं है तो क्या हो रहा है, वहां उनको उस रूप में ऋण या अनुदान नहीं दिए जाते, कम दिए जाते हैं। पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा आपको। लेकिन जिन राज्यों में उन दलों की सरकार है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे थोड़े ज्यादा दिए जा रहे हैं। राज्यों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने संसाधनों के आधार पे अपना पूर्ण विकास कर पाए। अगर इतना संसाधन होगा तो केंद्र की तरफ कहाँ नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। भाई यदि आपके घर की सीधी सी बात समझिए, यदि आपके घर में इतनी मनी मुद्रा है, अगर आपका राजस्व रेवेन्यू जो है इतना अधिक है कि आप दूसरे को ही दे दें, तो फिर आप दूसरे के सामने हाथ क्यों पसारेंगे, दूसरे से सहायता क्यों लेंगे, नहीं मांगेंगे। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन उतने नहीं है, तभी तो हम मांग रहे हैं, हम तभी तो रहे हैं। तो सीधा सा आधार है कि ये सारे मानक जो बन रहे हैं वो आपकी विधायिका पे बन रहे हैं, प्रशासनिक संबंधों पे बन रहे हैं और वित्तीय संबंधों पे बन रहे हैं। बात समझ आ रही है? यही आपके केंद्र और राज्य के संबंधों को क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। और इसका उल्लेख आपके संविधान के भाग 11 में है। किस भाग में है? भाग 11 में। उसमें भी भाग 11 के अध्याय 1 में क्या है और भाग 11 के अध्याय 2 में क्या है, किताब में जाइएगा देखिएगा, है ना। कोर्टी की किताबों में इन चीजों को देखिएगा, क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। जो मैं बोल रहा हूं, यही लाइन जो मैं बोल रहा हूं, यही लाइन क्वेश्चन पूछा गया है आपके आयोग के द्वारा, जो लाइन में बोल रहा हूं। तो इस चीजों को अब हम लोग देखेंगे विधायी संबंधों में, तो उसके लिए कुछ अनुच्छेद है कि इतने अनुच्छेद से लेकर के इतने अनुच्छेद के बीच में क्या है, विधायी शक्तियों के उल्लेख के विषय में दिए गए हैं। फिर प्रशासनिक संबंधों में भी कुछ अनुच्छेद हैं कि वहां से लेकर के अगर वो आर्टिकल पे भी पूछा गया है कि यहां से यहां तक का आर्टिकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है। तो आपको क्या होना चाहिए, अनुच्छेद भी याद होना चाहिए। आपको अनुच्छेद याद होगा तभी तो पता होगा कि आपको ये विधायी संबंधों को प्रकट कर रहा है या प्रशासनिक को प्रकट कर रहा है या वित्तीय संबंधों को डिनोट कर रहा है, किसको कर रहा है। तो वो आर्टिकल भी हमें क्या करना चाहिए, याद रखना। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बिंदु क्या होगा, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेंस के व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, आपको विधायी शक्तियों को लिखना होगा, प्रशासनिक शक्तियों में प्रशासनिक संबंध किन किन आधारों पे उसको लिखना होगा, और वित्तीय जो संबंध स्थापित हो रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच, उन संबंधों पे भी हमें क्या करना होगा, प्रकाश डालना होगा। बात यहां तक समझ में आ रही है कि अभी भी कहीं दिक्कत है? बोलिए, क्योंकि जब हम नोट कराना शुरू करेंगे तो फिर बीच में ये ना कहिएगा सर ये नहीं आया, ये नहीं। अभी क्या हो रहा है, इसलिए हम पहले भी डिस्कशन करके तब लिखाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब उसको क्या होगा, अब केवल इतना लिखाना है कि आपको किन किन आधारों पे कैसे हमें विधायी शक्तियों में संबंध बन रहे हैं, कैसे प्रशासनिक बन रहे हैं, और वो भी क्या है, कम से कम शब्दों में करना है ना। क्योंकि पूरे हमें एक क्वेश्चन मान लीजिए, पूरी केंद्र और राज्य संबंधों को मान लीजिए 200 शब्द में पूछ लें, 125 शब्द में पूछ लें, तो हमें उस आधार को भी ध्यान में लेके चलना है कि हम उस प्रश्न को क्या हो लिख सके। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर मुझे बहुत ज्यादा देखना है तो किताब में दिया है पोल्टी है, पढ़ लीजिए, वहां से हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन जितनी चीजें हम लोग यहाँ कराएंगे वही आप पूरी किताब में पाओगे, वही पूरी किताब में पाओगे। तो लिखा है
कि अभी भी कहीं दिक्कत है। यही 3 आधार आप याद रखिएगा अगर कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। उन तीनों टाइप को हम लिखाएंगे भी। चलिए लिखिए टॉपिक को लिखिए अपने ऊपर हेडिंग टाइप में लीजिए। भारत के विभिन्न राज्यों के संदर्भ में, मतलब किसी भी राज्य के संदर्भ में पूछे, बात वही चले, प्रोसेस वही होगा, है ना। इसीलिए ऊपर लिखा रहा हूं भारत के विभिन्न राज्यों के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों का संवैधानिक, केंद्र राज्य संबंधों की संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति या दशा या जो भी पूछ ले, बात समझ आ रही है। कुछ भी आगे करके पूछ सकते हैं लेकिन बात यही आपकी आएगी। अब इसको हम किस आधार पर बात करेंगे? तो जैसे आपने क्या किया कि विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, चाहे लिख लीजिए विधायी, लिख लीजिए विधायी, केंद्र राज्य संबंध ऊपर हेडिंग डाल लीजिए नीचे और उसी को 3 लाइन में बना के लिख लीजिए या नंबरिंग करके 1 2 3 करके लिख लीजिए, जैसा भी आप समझने में आपको आसान है। विधायी संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध, मतलब वित्त मतलब धन, मुद्रा, धन से वित्तीय संबंध। अनुच्छेद इसमें विधायी की लिख लीजिए, आर्टिकल आपके जो है 245 से 255, 245 से 255 उसी नीचे लिख लीजिए, जो लिखा है विधायी ना उसी नीचे लिख लीजिए ब्रैकेट में। तो प्रशासनिक में लिखिए 256 से 263, 256 से 263, और वित्तीय वाले में लिखिए कि 268 से 293, 268 से 293। देखिए अब आपके चीजों में क्या हो गया, अगर इस टाइप में अगर पूछ रहा तो ये आर्टिकल केवल इतना भी अगर आप याद रखोगे तो भी अगर मान लीजिए सामान्य क्वेश्चन पूछता है तब तो आंसर देने में आसानी हो जाएगी। लेकिन यदि इसके बीच के आर्टिकल को पूछ ले रहा है कि 255 में क्या है, 253 में क्या है, बात समझ आ रही है, 250 में क्या है, तब चीजें थोड़ी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि वहां क्या होना चाहिए, आपको आर्टिकल याद होना चाहिए कि उस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, और अगर वो अनुच्छेद नहीं याद होगा तो आंसर आप नहीं, क्योंकि उसमें तुक्का लगाना ठीक नहीं होगा। तो लिखिए भारत के संविधान के भाग 11 भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में, भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में या संबंध में बस वही लिख लीजिए विधायी, प्रशासनिक, कामना राज्य, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब आप लिखिए विधायी संबंध, नीचे विधायी संबंध, विधायी संबंध लिखिए अनुच्छेद 245 तथा 246
अनुच्छेद 245 तथा 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, मतलब बांटते हैं, है ना, विनियमित करते हैं। फिर नीचे लिखिएगा अनुच्छेद 248 के अनुसार, या ऐसे डैश दीजिए, अनुच्छेद 248 फिर डैश दीजिए, है ना। लिखिए संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियां विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है, या केवल इतना भी लिख सकते हो कि अवशिष्ट शक्तियों का विधान है, ऐसा भी लिख सकते हो। शक्तियों के बारे में विधान किया गया है, या अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको ठीक लगे। आर्टिकल 248 में विधायी शक्तियों का या संसद की अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है। ठीक, लिख लिया। अनुच्छेद नीचे लिखेगा 249 सवा लगा रखिए 250 252 253 के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधायी अधिकार प्रदान करता है। राज्य सूची के विषयों पर विधायी शक्तियों का प्रावधान करता है या विधायी अधिकार प्रदान करता है, मतलब कानून बनाने का, विधान बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अब इन अनुच्छेदों के विषय में आपको ये पता चलना चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या उल्लेख है। अब आर्टिकल 250 में क्या है, क्या कहा गया है? 250 में क्या है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि अनुच्छेद 250 में क्या कहा गया है? क्या? अनुच्छेद में जैसे क्या है कि उस अनुच्छेद में आर्टिकल 250 में क्या कहा गया है, क्या विवरण दिया गया है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये मैंने पूछा, मेरे आप वो समझ नहीं रहे हैं। मैं जैसे ही होता है कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, उसी प्रकार आर्टिकल 250 में भी कुछ कहा गया है, आर्टिकल 252 में भी कुछ कहा गया है, 253 में भी कुछ कहा गया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आर्टिकल जैसे 248 में आपने लिखा कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, केंद्र में निहित है। मतलब कहने का मतलब है कि जिन चीजों का उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची, सर्वोच्च सूची में नहीं किया गया है, उन विषयों पर किसको कानून बनाने की शक्ति दी गई? केंद्र को दिया गया है। ये तो वो डिनोट कर रहा है। तो उसी प्रकार आर्टिकल 250 क्या कह रहा है, देखिएगा घर जाके। आपातकाल में केंद्र को राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का, विधान बनाने का अधिकार करता है। आर्टिकल 250। आर्टिकल 253 ये कहता है कि आपात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने के संबंध में केंद्र क्या कर सकता है, कानून
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में उल्लेख है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सारी चीजों को जो है आपको क्या करना होगा, याद करना है ना। हमारी याद रहने से तो काम चलेगा नहीं, याद तो आपको करना। बात समझ में आ गई? नीचे लिखिए, भारतीय संविधान की, नीचे से लिखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत विधायी विषयों को, विधायी कहाँ पे लिखे, भारतीय संविधान की अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची है ना, अनुसूची 7 के तहत या अनुसार विधायी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ, राज्य, समवर्ती सूची। अब आइए प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध, जैसे भाई दिखाई हो तो प्रशासन से भी तो संबंध होगा, है ना। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 के अंतर्गत, भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है, 256 से 263 तक किया गया, ऊपर भी लिखा है। नीचे लिखिएगा, संविधान में इस सिद्धांत की मान्यता दी गई है इस संविधान में इस सिद्धांत की मान्यता दी गई है कि कार्यपालिका विधानपालिका की सहविस्तारी होगी, अर्थात सहविस्तारी मतलब उसके साथ होता है, अर्थात जिस पर संसद कानून बना सकती है। जैसे अभी आपने ऊपर देखा विधायी संबंधों में ना कि संसद को कानून बनाने का किन किन चीजों पे क्या है, अधिकार है, तो इसे प्रशासनिक संबंधों में भी तो अधिकार होगा केंद्र को। उस विषय पर केंद्रीय कार्यपालिका का नियंत्रण होगा। हाँ, मतलब कोई भी विषय हो सकता है कार्यपालिका का या केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय कार्यपालिका का नियंत्रण होगा। और जिस पर राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है। अभी लिखिए तो बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। विधानमंडल कानून बना सकता है, उस विषय पर राज्य की कार्यपालिका का नियंत्रण होगा।
संसदीय कार्यपालिका का जो है क्या होगा, अधिकार होगा, नियंत्रण होगा। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का क्या होगा, नियंत्रण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी कार्यपालक शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है कि उसकी कार्यपालिका की शक्तियों में क्या हो, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो केंद्र के जो बनाए गए कानून में कोई व्यवधान उत्पन्न कर रहा हो या उसकी कार्यपालक की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा हो। तो कहने का मतलब इस प्रकार के क्या होगा, कानून बनाए गए हैं। इसीलिए केंद्र राज्य संबंधों में उनका क्या है, उल्लेख है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों पर क्या है, नियंत्रण है। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का नियंत्रण है। अब राज्य या केंद्र कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध जाता हो। अगर वो बनाएगा तो क्या होगा, वो कानून उस मात्रा तक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पढ़ा होगा ना, खारिज कर दिया है ना। तो कहने का मतलब कि इन सारी चीजों का क्या होगा, एक संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही क्या होगा कि उन कार्यों को आप कर सकते हो। अगर उसकी विपरीत जा रहा है तो सारी चीजें क्या होगी, संविधान के प्रावधानों से इतर होगी। तो वो चीजें क्या होगी, उस मात्रा तक क्या हो जाएगी या उसके अतिरिक्त जो बनाए गए कानून है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। या तो संशोधन करके उन चीजों को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तब तो हो सकता है। बात समझ आ रही है, आगे देखिए। वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध। अब वित्तीय संबंध का उल्लेख किस भाग में किया गया है संविधान में? जैसे इसका उल्लेख 286 से 93 जैसे इसका उल्लेख आप भाग 11 में कर रहे हो जी, तो उसका उल्लेख किस भाग में होगा? विधायी प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख आर्टिकल 12 में भाग 12 में ये संबंधों का उल्लेख किया गया है। अब इसमें भाग 12 आपकी ये देखिए सारी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। किस भाग में किसका उल्लेख है? जैसे संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में है ना? मूल अधिकार का उल्लेख किस में है, किस भाग में है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? कौन से अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और कौन से अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं? किस आर्टिकल या कौन सा अनुच्छेद उसको डिनोट करता है, किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख है? बात समझ आई? प्रश्न पूछे, ये सारे प्रश्न क्या हैं, पूछे। तो कैसे उत्तर दोगे अगर याद नहीं होगा? पोलिटी पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया तो याद करिएगा। वैसे हम तो रिवीजन करा ही दे रहे हैं, चीज़ों को हम आगे पीछे भी देख ले रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का मेरे कहने को कि अगर इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। कई बार वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी तो जल्दी याद हो जाएगी, है ना। लिखिए वित्तीय संबंध। संविधान के भाग 12, संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 293 के तहत संघ तथा राज्यों के मध्य संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 293 तक तहत संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है, के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। नीचे लिखेगा यह प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। किंतु इसमें दो अंतर है।
देखिए, प्रथम, भारतीय संविधान में कराधान का अवशिष्ट अधिकार संसद को दिया गया है। कराधान का अवशिष्ट अधिकार संसद को दिया गया है। अवशिष्ट अधिकार का मतलब प्रथम भारतीय संविधान का क्या बोले वर्ड? कहाँ तक लिखे हो? प्रथम भारतीय संविधान में कराधान, मतलब कर को लगाना, कराधान मतलब कर। कराधान का अवशिष्ट अधिकार संसद को दिया गया है। हाँ, अवशिष्ट अधिकार संसद को दिया गया है। लिखे भी बता देते हैं कि ये अवशिष्ट क्यों लिखा गया है। तथा द्वितीय या दूसरा, नीचे लिख लो, दूसरा वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब आप एक चीज देखिए, रुक जाइए, लिख करके थोड़ा समझ लीजिए। अब जैसे क्या है कि 3 सी सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समूह सूची। अब जिन विषयों का उल्लेख नहीं होगा तो उनपे कानून या कोई कर या किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र को होगा। तो इसीलिए अवशिष्ट में उसको रखा है ना, कि जिसका कहीं उल्लेख ना हो। और इसीलिए आपका आर्टिकल 248 कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? केंद्र में निहित हैं। तो अगर इन चीजों से इतर कोई कर लगाना होगा जिसका उल्लेख नहीं किया गया है तो कौन लगाएगा? केंद्र लगाएगा। वही हमारे लिखाने का मतलब यही है ना। आगे अब वित्त आयोग की स्थापना किया गया। केंद्र राज्य के बीच संबंधों में, वित्तीय संबंधों के विषय में किया गया। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध क्या है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? आर्टिकल 280 में उल्लेख है। लिखिए आगे। भारत में संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की, भारत में संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विशेषताएं, अब 1-2 करके लिख लीजिएगा, है ना। संघ तथा राज्यों के मध्य, संघ तथा राज्यों के मध्य कराधान की शक्तियों का विभाजन, कराधान की शक्तियों का विभाजन, मतलब जो कर आ रहे हैं संघ और राज्य के बीच विभाजन के लिए क्या करता है? संस्तुत करता है वित्त आयोग ना। दूसरा देखिए, संघ और राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन, संघ और राज्यों के मध्य विभाजन, राजस्व का विभाजन। नीचे लिखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं, निष्कर्ष, हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान में केंद्र राज्य संबंध से, संविधान में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रावधान, केंद्र राज्य से संबंधित प्रावधान सहकारी संघवाद की अवधारणा को, सहकारी संघवाद की अवधारणा को मजबूत करते हैं, संघवाद की अवधारणा को मजबूत करते हैं, जिससे कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, जिससे कि राज्य की एकता एवं अखंडता का प्रतिमान अक्षुण्ण बना रहे, एकता एवं अखंडता का प्रतिमान अक्षुण्ण बना रहे। हाँ,
तो ये आपका जो है कुछ प्रावधान थे और केंद्र राज्य के संबंधों में। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे राज्यपाल की शक्तियां, है ना, कि राज्यपाल की शक्तियां किन किन आधारों में हैं, किन किन चीजों के संदर्भ में, बस क्या क्या चीजें हैं।